हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई होप आप सबका प्रीलिम्स प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, राइट? सो माय नेम इज़ एकता अग्रवाल। आई एम वन ऑफ द कोर्स डायरेक्टर्स ऑफ एलिवेट 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम एट प्रेपाइस। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी एंड पीवाईक्यू एनालिसिस पे डिस्कशन करने वाले हैं। येस, एनवायरनमेंट, द सेम सब्जेक्ट जिसमें बहुत लोग काफ़ी डरते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रैंडम लगते हैं एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना काफ़ी टफ होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कितनी भी रीडिंग करके चले जाओ, एग्जाम हॉल में जाके ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट बिल्कुल रैंडम है। ठीक है, कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ थीम्स हैं जो आपको समझनी होंगी, जो आपको फोकस करनी होंगी, एंड उसके बेसिस पे आई कैन से दैट ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनाना वुड बी टफ, ओके, बट एटलीस्ट आप 60 to 70% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि कैसे पीवाईक्यू हम एनालिसिस कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट में कि क्या पढ़ना है और कितने डिटेल में पढ़ना है और उस चीज़ को कैसे पढ़ना है। तो उन तीन चीज़ों पे बात हम आज डिटेल में करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो एनवायरमेंट, राइट, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट मैटर्स। क्यों मैटर करता है एनवायरमेंट इन यूपीएससी प्रीलिम्स? बिकॉज एवरी ईयर यू गेट अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड इसमें से कुछ ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं एंड कुछ मीडियम होते हैं, बट ईजी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड दिस इज वन सब्जेक्ट विच कैन हेल्प यू। जब आपके 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका स्कोर डिफरेंशिएटर हो सकता है एनवायरमेंट। सो दैट इज वाई इट मैटर्स अ लॉट, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए, हमारा सिलेबस क्या है, एंड वील सी द मेन फोकस एरियाज ऑफ एनवायरमेंट, राइट? सो द फर्स्ट थिंग, राइट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि एनवायरमेंट में क्या पूछा गया, कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस है, पहले समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या है, ओके? सो हमें फोकस करना है इकोलॉजी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो कौन से फंडामेंटल्स की बात कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम क्या होता है, ओके? इकोसिस्टम में मैंने पूछा कि हैबिटेट क्या होता है, right? They have asked a question in 2011 and 13 कि habitat, okay, what is it? It's actually a physical address of an organism या फिर ये कोई functional unit होता है। So ecosystem क्या है, habitat क्या है, ecotone क्या है, okay, these are fundamental concepts of ecology जो आपको पता होना चाहिए, right? Food chain क्या है, food web क्या है। Now although direct questions UPSC इसमें ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, but इसके applied questions they have been increasing. I'll tell you later in the PYQ part. Ecosystem interactions, for example, symbiotic relationships between organisms. So इसका क्या मतलब होता है? Okay, other kind of, for example, parasitism, right? So these kind of associations, food chain, food web, these are also kind of ecosystem interactions. So इन सब का क्या मतलब है, कितने types के होते हैं, okay, ये हमें समझना होता है। Next, very important topic is biodiversity and its conservation and the protected areas. You can say a good amount of questions, जो आप questions देखते हैं ना स्पीशीज के बारे में कि स्पीशीज का IUCN स्टेटस क्या है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी तैयार, ओके, इसका कौन से एरियाज में, ओके, नीलगिरी लंगूर फॉर एग्जाम्पल, सो व्हिच आर द एरियाज जहाँ ये नेचुरली इंडिया में फाइंड होता है, या फिर उन्होंने किसी स्पीशीज के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन पूछ ली, फॉर एग्जाम्पल लायन के बारे में पूछ लिया, एलिफेंट के बारे में पूछ चुके हैं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बायोडाइवर्सिटी के एरिया में आते हैं। सो इसका कॉन्जर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, ये जो सेकेंड एस्पेक्ट है, दिस इज रिलेटेड टू द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो कितने टाइप्स के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, किस लेवल तक होता है, क्या ग्रीजिंग अलाउड होती है, सेटलमेंट्स अलाउड होते हैं कि नहीं, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, राइट? एंड प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सी स्टेट में है, उसका फ्लैगशिप स्पीशीज कौन सा है। वील सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, राइट? सो दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस। द अदर एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस इज environmental laws, policies and global frameworks. Okay, so environmental laws में क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। सो ये लॉज किस बारे में है, उनका मेन फोकस एरिया क्या है, उनका एजेंडा क्या है, सेकेंड वो क्या चीज़ें कवर करते हैं, क्या चीज़ें कवर नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशंस बने हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू नेशनल लाइक टाइगर टास्क फोर्स के बारे में अगर वो पूछते हैं, या फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछते हैं, सो यू नीड टू नो कि कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो बॉडी क्या करती है, कौन उसको हेड करता है, राइट? एंड उसके लॉज की डिटेल्स। सिमिलरली ग्लोबल फ्रेमवर्क्स, फॉर एग्जाम्पल क्योटो, ओके, पेरिस अग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर होती जाती हैं। सेइंग दैट अदर फेवरेट एरिया इज पोल्यूशन कंट्रोल। यूपीएससी का एक रीसेंट फेवरेट एरिया है पोल्यूशन कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट बेंजीन,
ठीक है, कि बेंजीन पोल्यूशन का सोर्स क्या क्या है, या फिर इंडिया में नेचुरली आर्सेनिक कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरियाज ऑफ ग्राउंड वाटर में मिलता है। सो इस तरीके से पोल्यूशन का सोर्स क्या है, पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है, उसके बाद पोल्यूशन मैनेजमेंट से स्टील स्लैग की उन्होंने बात किया, उसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे इंसिनरेशन क्या होता है, पायरोलिसिस क्या होती है, गैसिफिकेशन क्या होता है, या तीनों ये टर्म्स किस चीज़ से एसोसिएटेड है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, right? And then the change dynamics and the mitigation strategies. Okay, so here what we need to understand is कि ये सारे जो चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्जर्वेशन इशूज़ आ रहे हैं, तो उन सब के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स और स्कीम्स वगैरह इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। आपका पहला स्टेप आपको समझ में आ चुका है कि क्या आपका सिलेबस है, मतलब आपको क्या पढ़ना है, यू नो, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, राइट। ऐसा ना हो जाए कि किसी ऐसे एरिया को आप बहुत पढ़ रहे हो जिसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये गलती ना करें, इसलिए हमें समझना है कि टॉपिक वेटेज एनालिसिस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं एक ओवरव्यू लूँ कि कितने क्वेश्चंस ओवरऑल पूछे गए थे, सो यू कैन सी द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इज 13 एंड द मैक्सिमम दे हैव गॉन अप टू लाइक 22 क्वेश्चंस इन 2021। सो आप देख सकते हैं एक सेफ रेंज, हम बोल सकते हैं कि 17 to 18 क्वेश्चंस तो वो पूछते ही हैं एनवायरमेंट में। सो यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया एंड यस, यहाँ से मेरा मेन आर्ग्यूमेंट ये होगा कि आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, एनवायरमेंट आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसको लास्ट में करने का सोचते हैं, ठीक है, तो वो गलती मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें इसे पहले ही कवर कर लेना है, राइट। लास्ट में आप फैक्चुअल चीज़ें करेंगे, जैसे हिस्ट्री हम कर सकते हैं लास्ट में। नाउ लेट्स कम टू दी अदर इंपॉर्टेंट एरिया। अब मेन सवाल ये आता है कि कौन से टॉपिक्स को कितना फोकस करना है, राइट। सो हियर द मेन फोकस एरियाज दैट वी हैव टू रिमेंबर इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज वन की एरिया। बायोडाइवर्सिटी से आवाज इन टोटल फॉर एग्जाम्पल 24 क्वेश्चंस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, राइट। बायोडाइवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू अबाउट द IUCN स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, दे कैन आस्क एनी स्पीशीज एंड उसका डिटेल में वो जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली द अदर इंपॉर्टेंट रेटेड एरिया इज प्रोटेक्टेड एरियाज, ओके। यहाँ से दे हैव आस्क्ड अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अगेन। पोल्यूशन इज वन एरिया विच हैज बीन अ रिकरिंग थीम, बार बार इस पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड ट्रस्ट मी दे हैव आस्क्ड वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड का क्या सोर्स है पोल्यूशन का, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड किस टाइप की इंडस्ट्रीज से एज अ पोल्यूटेंट निकलता है। सिमिलरली दे कैन आस्क अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बेंजीन पोल्यूशन, ओके। सो दिस इज अ पोल्यूशन एस्पेक्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एग्रीकल्चर का ओवरलैप आपको इकोनॉमी में भी मिलेगा, आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, राइट। एनवायरमेंट के एंगल से एग्रीकल्चर में न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू इनिशिएटिव्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। देन वी कैन सी द लॉज एंड पॉलिसीज एंड कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये सिमिलर चीज़ है, बस आप ये इंडिया के लेवल पे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये आप ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं। सो ये दोनों टॉपिक्स फोर्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट एरिया है। सो फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बेसिक्स, ठीक है, देन पोल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड दीज टू एरियाज टुगेदर। सो इसके साथ आप फॉरेस्ट लॉज भी क्लब कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं, सो दैट वी विल सी लेटर, राइट। सो यू हैव गॉट एन आइडिया। सो आपको अपना पूरा एनर्जी जो है एनवायरमेंट में जब आप टाइम देंगे, 10 दिन देंगे फॉर एग्जाम्पल, सो उसमें से मैक्सिमम टाइम आपको इन एरियाज में फोकस करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम PYQs का रोल समझेंगे कि PYQs क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एरियाज मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है, उन एरियाज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको कुछ एरियाज़ के बारे में बताऊंगी, कुछ थीम्स के बारे में बताऊंगी कि एक स्पेसिफिक थीम, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी, तो आपकी बायोडाइवर्सिटी में प्रिपरेशन एरियाज कौन से होंगे। सिमिलरली आई टेल यू अबाउट दी अदर एरियाज टू, राइट। एंड और डिटेल्स के लिए यू कैन कॉमेंट, ओके, एंड लेट अस नो कि और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। बिफोर यू कैन सी डिफिकल्टी लेवल एज वेल, अगर मैं आपको बता रही थी शुरू में, ठीक है, वी कैन सी दैट कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, बट यू कैन सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मीडियम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो योर एफर्ट इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड, आपका रिटर्न इसमें डिसेंट होगा, राइट। ओके, राइट। सो हियर आर सम हाई यील्डिंग रिकरिंग एरियाज, ठीक है, जो थीम्स हमने अभी डिस्कस की हैं, उस थीम्स में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट दिस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सो यू हैव टू स्टडी अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, रामसर साइट्स के बारे में आप देखेंगे, ओके, एंड यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, उनका IUCN स्टेटस वगैरह। लॉज एंड कन्वेंशंस में आपको 3 एक्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड कन्वेंशंस के एंगल पे रिसेंट, ओके, जो भी कन्वेंशंस न्यूज़ में है, जो थीम में है, वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल, लाइक हाउ आर दे डिफरेंट,
ठीक है, दैट यू शुड नो। एंड कन्वेंशन किस चीज़ पे फोकस करता है, वो रेगुलेशन पे फोकस कर रहा है या ट्रेड रेगुलेट करने की बात कर रहा है या बैन कर रहा है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, तो आपको ये समझना है। ओके, साइट्स जो है दैट इज अलाउइंग ट्रेड बट वो रेगुलेट कर रहा है। ओके, सीएमएस किस चीज़ के बारे में, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में है, तो कौन सा कन्वेंशन किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है और वो बैन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, या व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्शन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सिमिलरली एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज, इसमें रिलेटेड जो इनोवेशंस हो रहे हैं, अदर एस्पेक्ट्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा, दैट विल कम इनटू दिस एरिया, एंड द क्लाइमेट फ्रेमवर्क्स, पेरिस एग्रीमेंट एंड द रिलेटेड एस्पेक्ट्स दैट आर इन न्यूज़, यू हैव टू फोकस। ओके, सो आपकी फाइनल अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए, नाउ दैट यू नो अबाउट द रिकरिंग एरियाज। ओके, सो आपका पहला फोकस होगा फंडामेंटल्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। ओके, नाउ यहाँ पर अब आप इस चीज़ को कैसे करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी एक डिसेंट सोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग एनी कंपाइलेशन, सो यूज दिस कंपाइलेशन एज द मेन सोर्स फॉर बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स। नाउ अब इसका क्या मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर मैंने पिक किया इकोसिस्टम, ठीक है, तो सिंपली मोस्टली क्या करते हैं लोग कि इकोसिस्टम देख लिया, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, एक फंक्शनल यूनिट जहाँ बायोटिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये बायोटिक एस्पेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायोटिक आपस में कर रहे हैं, बायोटिक भी कर रहे हैं, एंड उनके बीच में इंटरैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, बट सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं करना है, क्लैरिटी आपको तब आएगी जब मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया और मैंने बोला कि इकोसिस्टम और हैबिटेट सेम चीज़ है। इज इट द सेम थिंग और इज इट डिफरेंट, कि हैबिटेट में कोई फंक्शनल एस्पेक्ट होता है या नहीं होता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि इकोटोन क्या है। ओके, सो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन याद नहीं करनी है कि आपने कोई कंपाइलेशन पिक किया और आपने उसमें से इकोसिस्टम पढ़ लिया, कहानी खत्म हो गई, नहीं। ठीक है, आपको इकोसिस्टम पढ़ लिया, उससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैंने बोला एनवायरमेंट, ठीक है, फिर मैंने बोला हैबिटेट, अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल एनवायरमेंट्स आर हैबिटेट, तो कौन सा इसमें से सही है मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, विच वन इज राइट, टेल मी। ऑल एनवायरमेंट्स आर हैबिटेट एंड ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट। सो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू नीड टू नो कि हैबिटेट क्या होता है। इट इज़ द एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कोई भी हैबिटेट, ओके, वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, तभी वो किसी का फिजिकल एड्रेस होगा। सो एक ऐसे एनवायरमेंट में अगर जहाँ कोई स्पीशी ही नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, सो इट इज़ नॉट हैबिटेट ऑफ एनी स्पीशीज, राइट। ओके, सो इन दिस मैनर अब मैंने क्या किया, मुझे क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पर जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे अलग हैं। ठीक है, सिमिलरली मुझे पता होगा कि इकोटोन क्या है, ओके, इकोक्लाइंट क्या है, अदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यू कैन नोट इट डाउन। ओके, आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में समझेंगे, फूड चेन, फूड वेब के बारे में आपको समझना है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ फैक्ट्स हैं जो आपको फंडामेंटल्स के बेसिस पे पता होना चाहिए, इसके लिए आप कोई भी एक बेसिक रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज लिंकिंग द स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जो अभी आपने पढ़े हैं उसको डायनामिक कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक करना, राइट। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक करंट अफेयर्स के एंगल से करना है, रादर आपने जो भी स्टैटिक चीज़ें पढ़ी हैं उसको आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड वे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से कि आपको डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स, ये क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, ओके, एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, किसी भी मैटर, डेड मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। डेट्रीवोर्स क्या है, उनके लिए वो एक फूड का काम कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर इज एक्टिंग एज अ फूड। नाउ इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है या फिर उनका एग्जैक्ट मतलब क्या है। यूपीएससी ने द क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेट्रीवोर्स, तो यहाँ पर अब मेरा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि मैं स्टैटिक को डायनामिक के साथ लिंक कर रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि डेट्रीवोर्स क्या है, आई एम नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स क्या हैं, रादर मैं उसके एग्जाम्पल्स याद कर रही हूँ। अगर करंट अफेयर्स में कोई ऐसी थीम है, कोई स्पीशीज ऐसे न्यूज़ में, देन आई एम नोइंग अबाउट इट। आई नीड टू नो कि क्या वल्चर एक डेट्रीवोर है या डिकम्पोजर है। ओके, टेल द आंसर इन द कॉमेंट, राइट। सो ये होता है स्टैटिक विद डायनामिक एप्लीकेशन। सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड करके खत्म नहीं करना है, आपको उसके साथ डायनामिक एस्पेक्ट्स को लिंक करना है, प्रैक्टिकल एंगल आपको लिंक करना है। ठीक है, डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ओके, देन अगर मैंने बोला आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए 2-3, राइट। ओके, देन इज थर्ड इज द पीवाईक्यू पैटर्न्स। ओके, हमें पीवाईक्यू पैटर्न्स एनालाइज करने हैं। सो इन द पीवाईक्यू पैटर्न्स व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीवाईक्यूज जो है उनका सोर्स क्या है। ठीक है, और पीवाईक्यूज किस तरीके के जो पीवाईक्यूज हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें करनी है, आई टेल यू दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड का सोर्स, ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। पैटर्न एक होगा रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट हुए हैं विद सम लिटिल चेंज इन डिटेल। एंड थर्ड, आपको पीवाईक्यू एनालाइज करके ये भी समझना है कि किसी टॉपिक में से आखिर पढ़ना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी, या मैंने आपको बोला कि प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया पढ़ना है,
अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो मोर देन 500 है, नेशनल पार्क्स भी बहुत सारे हैं, वेटलैंड्स भी बहुत सारे हैं. सो क्या सबका आप नाम याद करते रहोगे या सबकी लोकेशन याद करते रहोगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप कर भी लोगे तो आप याद नहीं रख सकते. तो आपको फिर पढ़ना क्या है, आपको कौन से एरियाज पे फोकस करना है. और दूसरा, क्या सिर्फ उसकी लोकेशन जाना इनफ होगा? नहीं. इफ आई शो यू द क्वेश्चंस, तो फॉर एग्जांपल डेजर्ट नेशनल पार्क, आपको पता है वो कहाँ पर है, राइट? बट उसके बाद भी यू नीड टू नो समथिंग, आपको उसको फिजियोग्राफी से लिंक करके हुए पढ़ना है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी ये चीज़. सो डिटेल्स मतलब किसी भी टॉपिक में मेरी डिटेल की लिमिट क्या होगी. एंड येस, समथिंग दैट इज़ वेरी, यू कैन से नॉन नेगोशिएबल, दैट इज एमसीक्यूज. आपको रिगरसली प्रैक्टिस करनी है. आपने पीवाईक्यू का पैटर्न समझ लिया, आपने रीडिंग कर ली, नेक्स्ट स्टेप है आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे. तो आप कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो, आपको जब डेली टॉपिक कर रहे हो तो उसके बाद उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है. ठीक है, राइट? Right. Let's come to the next part. That is the most important aspect, the role of PYQs. Okay. So PYQs से हमारे पास 3 takeaways हैं. The first is the repeating questions. Okay. Repeated questions you can say. Questions I'm saying repeated question का मतलब नहीं है कि exactly same question. But for example, if they are saying कि which of the following, okay, is a natural habitat of X species. अगर कोई species का नाम दिया है, for example नीलगिरी लंगूर. ओके या फिर मैंने बोला कि सांबर डियर. सो इनका नेचुरल हैबिटेट और विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज में ये इंडिया में नेचुरली मिलते हैं. तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट ईयर वो क्या कर सकते हैं, स्पीशीज का नाम चेंज हो सकता है, क्वेश्चन सेम हो सकता है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन होता है, यू कैन रीड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, डिटेल्स मतलब कि किस टाइप की थीम्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जैसे ब्रॉड थीम्स हैं, हम अभी देखेंगे. डिटेल्स पूछ रहे हैं वो स्पीशीज की. ठीक है, देन दे आर आस्किंग अबाउट लाइक कंपैरिजन. ओके, सो इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्किंग. सिमिलरली प्रोटेक्टेड एरिया से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपका सेकंड एरिया होगा. एंड द थर्ड एरिया इज द काइंड ऑफ जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका कैसे अप्लाइड फॉर्मेट में देर आस्किंग द क्वेश्चंस. ओके, एंड फोर्थ इज द नेचर ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कैसे उसमें लिंक किया गया, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स गो टू द मेन एस्पेक्ट, that is the analysis of the previous year question. Okay, now this is the first category of your question, which is saying that which of the following is the best description of the term ecosystem. Okay, they have asked this in 2015. Now you will see a change in pattern कि 2015, okay, in these years they were asking more the concept को उन्होंने directly यहाँ पर पूछ लिया. ओके, अब वो क्या कर रहे हैं, अप्लाइड एंगल में जा रहे हैं. दे विल गिव यू द नेम्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स. ठीक है, उसमें से वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैटेगराइज्ड एज वेटलैंड्स. ठीक है, तो वो वेटलैंड्स की डेफिनेशन के एप्लीकेशन में चले गए. ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर आप ये तो पढ़ के जाएंगे आपके फर्स्ट स्टेप में. तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे ना, हाउ द ऑप्शंस हैव बीन सेट. ओके, सो ये आपका फर्स्ट एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. सिमिलरली इकोसिस्टम की जगह यहाँ पर इकोटोन भी हो सकता है, इको क्लाइम भी हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर हैबिटेट भी हो सकता है. Right? So these kind of questions can be framed. So this is fundamental, simple, direct question. Okay. Now this is the kind of question which they have been asking in recent years. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, this was asked in 2021. Now ये जो question है 2021 का, इसमें क्या पूछा गया है कि which of the following are detrivores. Now detrivores एक fundamental concept है. Okay. Fundamental concept का they have asked in application. राइट, डेट्रीवोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स. नाउ दे हैव गिवन ऑप्शंस लाइक अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश. नाउ ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, आपको अगर फूड चेन बस ये पता है कि फूड चेन क्या होती है. ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि फूड चेन, अगर मैं एक ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रही हूँ, तो ग्रेजिंग फूड चेन में नीचे सबसे लोएस्ट लेवल पे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आपको उसके नाम नहीं पता, एक दो सिंपल है, सिंपल नेम्स, जितने भी नाम लिखे हुए बहुत सिंपल नेम्स हैं, अगर आपको उसका कुछ आइडिया नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते. ठीक है, सो ये अब आपको करना है, आपको नॉट जस्ट फूड चेन पढ़ना है या फूड वेब पढ़ना है. रिमेंबर नेम्स ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 स्पीशीज, जो सिमिलर सिंपल स्पीशीज है. ओके, सो यहाँ पर अगर आपको ये पता होगा कि जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश जो है व्हाट इज इट, क्या वो डेट्रीवोर है या फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर है. अगर आपको इतना सा भी सिंपल आइडिया होगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, तो अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर है तो हाउ इट कैन बी अ डेट्रीवोर, राइट? सो इतना सिंपल सा हमें बस यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन करना है. Okay, for example here, similarly sea horses की अगर मैं बात करूँ, this is also an example of primary consumer. So if we remove these two options, we are left with 3 earthworms, okay, millipedes and woodlice. They are examples of detrivores. So ये ज़्यादा chances है कि इसी तरीके से अब आपको क्या इसमें ध्यान रखना है. For example, they can ask you which of the following are examples of decomposers. Okay, fungi you can say. ठीक है, algae भी इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा. अब आपको देखना है कि algae डिकम्पोजर है या फिर प्रोड्यूसर है. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने प्रोड्यूसर्स के बारे में भी पूछा, ये भी पूछ चुके हैं. दे हैव गिवन ऑप्शंस लाइक साइनोबैक्टीरिया, ओके, दे हैव गिवन लाइक डायाटम्स, डाइनोफ्लेगैट्स.
ओके, सो दे हैव आस्क्ड, अब वो सिंपल प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहे हैं, इसमें से कौन से प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल से ही पूछ रहे हैं, या कौन से इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो इस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है इकोसिस्टम बेसिक्स, राइट। नेक्स्ट, now this is the kind of question, this is a sample question they have asked in 2012. Okay, 2012 when they asked this question, and this question belongs to the theme of biodiversity, you can say, and also the protected areas, right? Generally in दो categories के question merged होते हैं। Now what they have done is, which of the following are naturally found in India? Now यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक सिमिलर क्वेश्चन तो वो पूछ ही सकते हैं, प्लस जब आप कोई भी स्पीशी पढ़ रहे हो तो सिंपल उसका एक और इन्फॉर्मेशन देख लो, क्या ये इंडिया में नेचुरली मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप कोई स्पीशीज न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, अब उसका स्टैटिक एंगल आपने पीवाईक्यू से कैसे रिलेट किया कि क्या ये स्पीशी इंडिया में नेचुरली मिलता है, नेचुरली पाया जाता है या नहीं पाया जाता। आपको बस ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव लर्न दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कुड हैव सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चीता हमने हटा दिया, 134 इज द आंसर, ओके, राइट। देन नाउ दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2012 एंड 2013, नेक्स्ट ईयर में ही उन्होंने क्या पूछा, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। फिर से इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए और पूछा है कि इंडिया में कौन सा नेचुरली मिलता है। 2012 में भी सिमिलर क्वेश्चन था। सो अगर आपने वो पैटर्न ऑब्जर्व करके स्पीशीज जब आप पढ़ रहे हो, जस्ट एक सिंपल चीज़ कि वो इंडिया में नेचुरली है या नहीं, या हमें कहीं से बाहर से उसे लाया गया है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देन this is the another type of biodiversity question which they have been asking recently, 2024 का question है, ठीक है। ये recent years में ही they have asked focus more on these. Similar question had been asked about elephants, okay. Similar question they can ask you about any other species as well. For example, tigers के लिए आप ये prepare कर सकते हैं, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली दे वाज दिस फॉर द फ्लैगशिप स्पीशीज के लिए। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल में वो चले गए। इन्होंने ब्रीडिंग सीजन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा कि दे डू नॉट रोर और दे रोर, ठीक है। एंड देन दे आस्क्ड अबाउट द सोशल एंगल, फॉर एग्जाम्पल अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स, दे डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। आई मीन इसमें आप इजिली गेस वर्क नहीं कर सकते इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया। आई नो कि ये क्वेश्चन प्री प्रिपेयर करके नहीं किया जा सकता, बट कीपिंग इन व्यू की पैटर्न ऐसा हो रहा है तो क्यों ना हम फ्लैगशिप स्पीशीज के बारे में थोड़ा और पढ़ लें। मतलब IUCN स्टेटस तो हम देखते ही थे, बट IUCN स्टेटस के साथ साथ उसका सोशल एंगल, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स के बारे में उन्होंने पूछा कि इज इट दी मदर, ओके, द फीमेल मेंबर्स हु आर लीडिंग द ग्रुप्स और नॉट, मतलब वो मेनली केयर का काम करती हैं कि नहीं। तो ये एक सोशल एंगल है जिसमें UPSC जा रहा है। सो ये हमने ऑब्जर्व किया ट्रेंड एंड उसके अकॉर्डिंग हमने फ्लैगशिप स्पीशीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जाके प्रिपेयर किया, राइट। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर कि सारे स्पीशीज़ को आपके इतने डिटेल में पढ़ना है, बट जो मेन फ्लैगशिप स्पीशीज़ है उनका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। एंड देन यू कैन ऑल्सो गेस वर्क लाइक जेस्टेशन पीरियड कौन से स्पीशीज़ का ज़्यादा होता है, बड़े स्पीशीज़ का, द साइज ओके ऑफ द एनिमल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है। आप जब 5-6 स्पीशीज़ का ये पढ़ेंगे तो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व अ पैटर्न इन दिस, राइट। Then the next category of question is the questions related to the aspect of pollution. Pollution has been a very recurring and a favorite theme of UPSC. Now here they've asked you about mercury pollution. Now इन्होंने सोर्स की बात की है, ओके, यहाँ भी इन्होंने कॉज की बात की है। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर। तो अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023, ठीक है। नाउ यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वो पोल्यूटेंट्स के किन एंगल्स पर जा रहे हैं, वो कॉज पे जा रहे हैं, मतलब यू कैन से सोर्सेज पे जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई पोल्यूटेंट है तो पहला सवाल ये आता है ना कि क्या हमारे पास कोई रेगुलेशन है, आई मीन क्या कोई ऐसा लॉ है जो उस पोल्यूटेंट को रेगुलेट कर रहा है उसका एक्सपोजर, क्या कोई ऐसी लिमिट है जिसके बियॉन्ड वो बैन किया गया है या नहीं, क्या कोई ऐसा कन्वेंशन है जिसमें वो कवर्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर मैंने बोला सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, ओके, तो उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या कोई लॉ उसको रेगुलेट करता है या नहीं, ओके, क्या उस पर कुछ बैन है किसी लिमिट के बाद या नहीं। तो सिमिलरली आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। एंड इस पर अब ये होता है क्वेश्चन कि कितने पोल्यूटेंट्स पढ़ के जाएंगे हम। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे पोल्यूटेंट्स ढूंढ ढूंढ के आप पढ़ते जाएंगे। तो जो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएगा ये वो आपको देखना है, और जो न्यूज़ में, ओके, सम पोल्यूटेंट्स दैट आर इन न्यूज़, वो आपको उनको थोड़ी सी डिटेलिंग में पढ़ना है। आपको सिंपली ऐसा नहीं है कि पोल्यूटेंट है देख लिया करंट अफेयर्स खत्म हो गया मैगजीन में, नहीं, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, कहाँ का सोर्स है उसका, ठीक है, उस पर कोई रेगुलेशन है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। Similarly, 2013 में they asked about drinking water, ठीक है, can be found as pollutants. Again they asked about pollutants, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपका क्या काम होना चाहिए यहाँ पर कि PYQ एनालिसिस करते वक्त नाउ अब आप क्या करेंगे, आर्सेनिक को एज अ एक पोल्यूटेंट पिक किया आपने, ठीक है। अब मैंने पहला स्टेप देखा इसका सोर्स क्या है, ठीक है। इंडिया में अगर आप बोला सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, सो विच पार्ट्स ऑफ इंडिया यू कैन से, ओके, ये एयर पोल्यूटेंट है, वाटर पोल्यूटेंट है, ओके, इस तरीके से आपने देखा। देन मैंने देखा कि क्या अगर ये ग्राउंड वाटर में मिलता है तो क्या कोई लिमिट है इसकी जिसके बियॉन्ड इसको पोल्यूटेंट जो वाटर होगा उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ओके। सो इज देयर एनी सेफ लिमिट,
अगर आपने ये किया होता तो नेक्स्ट ईयर्स राइट, इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स उन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा था जो आप आंसर कर सकते थे अगर आपने ये किया है तो। सिमिलरली आपको सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड और यूरेनियम के साथ भी सेम चीज़ें ये करनी है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने बस सॉल्व किया और हो गया, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको देखनी है। Similarly, with reference to polyethylene, okay, and the use of which is so widespread within our daily lives, okay, इन्होंने फिर से पूछा, it can be blended with wool and cotton fibers to reinforce the properties. Containers can be used to store any alcoholic beverage, and then bottles can be recycled, etc. So this is something that was in news, you can say, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है, कोई चीज़ उन्होंने लिखा डेली लाइफ में है, सो द टेस्टिंग योर अवेयरनेस कि कोई चीज़ अगर डेली लाइफ में आपकी यूज़ होती है तो क्या आप थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाके उसको जानने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पर गेस वर्क भी आप कर सकते हैं। इन्होंने बोला कंटेनर्स कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, ओके, सो दैट यू कैन सी कि कौन सी चीज़ किस पे रिएक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, राइट। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट दे आर सीइंग इज दैट इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। आपने स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा, अगर आपने बस यहीं पर खत्म कर दिया कि वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में और आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का नाम ही नहीं पता है तो आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। आपको कंप्लीट कब होगा, जब आपको एटलीस्ट कुछ नाम, बेसिक नाम आपको पता होंगे, राइट। व्हेन यू नो सर्टेन नेम्स, आपको पता होंगे, कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के नाम पता होने चाहिए। सिमिलरली दिस थिंग वाज टेस्टेड ओवर हियर, सो अगेन ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। This question, steel slag, is about more about, you can say, the management of, we can say, the byproducts or the management of waste. So they're also going into the aspect of recycling कैसे हो सकती है, waste to energy आप बोल सकते हो या waste management का aspect बोल सकते हैं, right? Then the other theme is about the protected areas. Protected areas में आपको क्या पढ़ना है? Definitely पहली चीज़ आपको एक मैप में, इंडिया के मैप में you need to know कि कौन से protected areas कहाँ पर है। इसका एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगी। आप अगर इंडिया के मैप में पूरा मैप्स में, ठीक है, पूरे प्रोटेक्टेड एरियाज को मैपिंग करते रहेंगे तो आप कभी याद नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, लैंडस्केप वाइज याद करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन लैंडस्केप इज वन काइंड ऑफ लैंडस्केप। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी फिजियोग्राफिक फीचर्स सिमिलर हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पर किस तरीके से रेनफॉल होती है, नेचर ऑफ रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर रेंज क्या है। वेस्टर्न घाट्स मैंने एक लैंडस्केप की तरह लिया, ईस्टर्न घाट्स ओके आई हैव टेकन एज वन लैंडस्केप, देन आई टुक वन लैंडस्केप एज अ सेंट्रल रीजन। देन अब आपको क्या करना है, इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क्स या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो आपको देखने हैं। ये आपका फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड पीस, अब आपको पता है कि एक लैंडस्केप जो है उसका फिजियोग्राफी, उसका क्लाइमेट, उसका सिमिलर चीज़ें हैं। सो व्हाट यू कैन से, यहाँ जो स्पीशीज़ होंगी, तो अब मुझे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कान्हा में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं या बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कौन कौन सी स्पीशीज़ और पेंच में कौन कौन सी हैं। मैं कितना याद करूँगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। मैं याद नहीं रख सकती ये सारी चीज़ें। सो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये सेम लैंडस्केप में है, सो आई कैन से दैट वाइल्ड एनिमल्स हैं, राइट, उनकी रेंज यहाँ पर सिमिलर हो सकती है, तो मैं लैंडस्केप वाइज एनिमल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ूंगी, स्पीशीज का भी, एंड देन आई कैन मेक अ गेस वर्क कि यस इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट डियर, ओके, सो इट वुड बी इन दिस रीजन, राइट। अब डियर से आई टेल यू अनदर थिंग, नाउ इट इज़ नॉट ईजी कि आप हर रीजन का जस्ट स्पीशी याद कर लो लिस्ट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो आपको स्पीशी के बारे में थोड़ा सा यूनिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ग्रेजिंग एनिमल है, हर्बीवोर है, किस टाइप का एनिमल है, ओके, अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल उसका डेंस फॉरेस्ट इज द हैबिटेट, अगर आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन पता है कि किसी स्पीशीज़ का डेंस फॉरेस्ट हैबिटेट है, देन यू कैन ईजिली गेस कि वो कहाँ पर पाया जाएगा। सेमी आर्ट में नहीं मिलेगा हमें, ओके, डेंस फॉरेस्ट वाले रीजन में मिलेगा। सो इस तरीके से आप स्पीशीज़ का भी लॉजिक याद करेंगे। सिंपली ऐसा नहीं कि आपने रट लिया उस चीज़ को, रटना नहीं है। अगर रट लिया आपने तो आप गलती करोगे, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज में सिमिलरली एक क्वेश्चन है वास्ट कि कौन सी रिवर बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। सो रिवर बेसिन वाइज आप अपने नेशनल पार्क से रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर रीड किया, सो कावेरी बेसिन में यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, आई नीड टू नो दिस, राइट। सिमिलरली दिस वॉज द क्वेश्चन आई वॉज टॉकिंग अबाउट डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, दे आस्क्ड वन क्वेश्चन। Okay, now what you need to know is, for example, it is spread over 2 districts. This is too much information. I mean, कोई इतना पढ़ के नहीं जाएगा कि कौन से नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। Okay, so you can assume it to be correct, right? Then, this is the main point which I'm trying to make over here. Okay, जब मेरे दिमाग में नेशनल पार्क आता है तो नेशनल पार्क आप सब पढ़ेंगे कि नो ह्यूमन हैबिटेशन इज अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क। ये स्टेटमेंट आप किसी भी कंपाइलेशन में आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में स्टिल ग्रेजिंग राइट्स अलाउड होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन के राइट्स अलाउड होते हैं, बट ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं होते इनसाइड अ नेशनल पार्क। ओके, दैट इज अ स्टेटमेंट। नाउ नेशनल पार्क बेसिकली एक रेगुलेटरी आइडिया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने खुद बनाया है कि हम कैसे कॉन्जर्वेशन के साथ साथ हम ह्यूमन डेवलपमेंट को भी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स में जब मैं रूल बना रही हूँ एज अ रेगुलेशन, तो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ ह्यूमन सेटलमेंट्स इनसाइड इट। पर आप एक चीज़ सोचो कि पहले लोग रह रहे थे या पहले से नेशनल पार्क्स था?
नेशनल पार्क तो बाद में डिक्लेयर किए गए, राइट? सो इट इज़ पॉसिबल कि किसी एरिया में ह्यूमन हैबिटेशन है, एंड येस रिलोकेशन करना ज़रूरी है क्योंकि नेशनल पार्क्स में ह्यूमन हैबिटेशंस आर नॉट अलाउड, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है। हो सकता है दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ रिलोकेशन। सेम चीज़ यहाँ पर टेस्ट हुई है इनसाइड दिस पार्क, ओके? देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क बोला इन्होंने नेशनल पार्क्स के बारे में इन जनरल नहीं पूछा। क्वेश्चन में इन्होंने डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बोला है विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, ओके? सो एक्चुअली यहाँ पर है ह्यूमन हैबिटेशन, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रिलोकेशन। So this statement would be what? This would be wrong, right? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है no human habitation, and वहाँ पर human habitation है, उनको relocation के process में किया गया। बट अगर आप सिर्फ नेशनल पार्क के बेसिस पे करते तो आप इसको सही कर देते और आपका आंसर गलत हो जाता, राइट? देन ये थर्ड स्टेटमेंट है नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके? सो इस तरीके से मुझे पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट वाले एरियाज में है, ओके? दिस इज डेजर्ट नेशनल पार्क, सो आई कैन गेस दैट, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद नाउ यू नीड टू नो फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है? तो एक साथ जो नेशनल पार्क्स हैं उनको आप क्लब करके समझेंगे ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से रेंज में है, लैंडस्केप अगर आपको पता है तो यू कैन ईजिली गेस वर्क दिस क्वेश्चन, राइट? देन दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द करंट अफेयर्स, यू कैन से रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल 2017 में ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही थी। नाउ फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, ओके? नाउ अगर आपको एक चीज़ पता है कि उनका गुजरात में नेशनल हैबिटेट कैसा है, नेचुरल हैबिटेट, तो अगर आप ऑप्शंस पे जो दिए गए हैं, ओके, उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे उनकी फिजियोग्राफी, सो स्टिल यू कैन डू द गेस वर्क, ओके? सो फिजियोग्राफी लैंडस्केप वाइज पढ़ना है। अगेन यहाँ पर क्या पूछा गया, इफ यू वांट टू सी द घड़ियाल्स इन द नेचुरल हैबिटेट विच इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, ओके? सो यहाँ पर व्हेन यू सी दिस घड़ियाल्स के बारे में अगर आपने देखा तो अगर आप जब भी स्पीशीज़ पढ़ रहे हो तो उसका नेचुरल लैंडस्केप कौन सा उसका नेचुरल एरिया है, इफ़ यू नो अबाउट इट, अगर ये भी नहीं पता है तो अगर आपको स्पीशी के बारे में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ रहता है, रिवर में रहता है, कोस्टल एरियाज प्रेफर करता है, सो यू कैन डू एटलीस्ट सम ऑफ द गेस वर्क, राइट? देन दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉज, वाइल्ड लाइफ कन्वेंशंस, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने दो बॉडीज़ को कंपेयर किया है, ठीक है? सिमिलर क्वेश्चंस दे आस्क्ड अबाउट लाइक नेशनल टाइगर टास्क फोर्स के बारे में पूछ चुके हैं, वो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछ चुके हैं, हु इज़ द चेयरमैन, ओके? वो किस टाइप के डिसीजंस लेते हैं। सो जितने भी आपके लॉज मैंने बताए, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, इन सब लॉज के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि उनका मेन काम क्या है, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, आप इसके लिए एक टैबुलर चार्ट बना के रखेंगे एंड उस पर कंपेरिजन मोड में आप इसको पढ़ोगे, ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, तो तीनों का काम किस तरीके से अलग अलग है, ओके? हाउ आर दे डिफरेंट, यू नीड टू रिमेंबर। सिर्फ क्या है ये नहीं जानना है, कैसे वो डिफरेंट है, क्योंकि वही यूपीएससी का ट्रैप होगा, राइट? सो दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट? Now this question is from the aspect of climate alliance, you can say global agreements around the aspects of climate change. So climate change से related, okay, some bodies they're always in news, some agreements are always in news, तो उसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सा इनिशिएटिव उसमें यूएन एसोसिएटेड है या नहीं, ये जनरली एक स्टेटमेंट होता है, ओके, कि वो यूएन से एसोसिएटेड है, यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है, तो ये आप चेक कर लेंगे कि वो यूएन का इनिशिएटिव है या उसके बाहर एक इनिशिएटिव है। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि किस टाइप के सपोर्ट की बात हो रही है। जनरली दो तीन टाइप का सपोर्ट होता है, साइंटिफिक सपोर्ट की बात हो रही है, टेक्निकल सपोर्ट की बात हो रही है, फिनेंशियल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी इनिशिएटिव पढ़ोगे उसमें फिनेंशियल एंगल है या नहीं ये आप चेक कर लेंगे, राइट? एंड देन दिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल, ये सिमिलर बॉडीज यू कैन सी, ओके? आप देख सकते हैं अगर इन बॉडीज़ का काम कुछ सिमिलर लेवल पे है तो यू कैन टिक देम। आपको दो चीज़ें जो याद करके जा सकते हो, दैट इज इट अबाउट कि यूएन से एसोसिएटेड है या नहीं, ओके? इंडिया उसका पार्टी है या नहीं, फाउंडिंग मेंबर है या नहीं, एंड थर्ड कि वो क्या करती है, साइंटिफिक सपोर्ट देती है या फिनेंशियल सपोर्ट देती है, राइट? सो सिमिलरली दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशंस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर हम नेशनल लेवल पे उसको देखें, सो यहाँ पर उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज 2020 में पूछा गया था, अगर उसको शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है? सिमिलरली इधर आस्क यू इन इंडिया इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 देन व्हाट डज इट मीन। अब आप देख सकते हैं 2020 एंड 2017 ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। 2017 से आपको एक आइडिया लग गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, ओके? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने देख लिया कि कितने शेड्यूल्स हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि कोई चीज़ शेड्यूल 1 में है तो उसका क्या मतलब है, शेड्यूल 2 में है तो उसको हंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अप्लाइड मैनर में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट की मैं बात कर रही हूँ, राइट? तो किन टाइप के प्रोडक्ट्स पर, किन टाइप के चीज़ों पे वो अप्लाई होता है या नहीं होता, वैल्यू बेस्ड गुड्स पे अप्लाई होता है या नहीं होता, या सिर्फ कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए लाइक टर्मरिक, ओके, अगर वो डेली यूज में होता है क्या उस पर अप्लाई होता है या नहीं होता, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? फाइन। Now let's come to the next part, that is the role of current affairs, okay? करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन सी थीम्स फोकस करनी है। फॉर एग्जाम्पल
जितने भी नए प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। रेड लिस्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं स्पीशीज़ से रिलेटेड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड अगर कोई फ्लैगशिप स्पीशीज़ के बारे में कोई रिकवरी प्रोग्राम्स है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। तो स्पीशीज़ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज से काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, तो आपको उनको वैसे ही लैंडस्केप वाइज पढ़ना है, ठीक है। एंड उसकी फ्लैगशिप स्पीशीज़ के बारे में देखना है, एंड देयर क्लाइमेट फिजियोग्राफी, उसके बारे में आपको यू नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट इट। देन उसके बाद लेटेस्ट कॉप डिसीजंस, आईएनडीसी अपडेट्स, आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये चीज़ें पढ़नी है। एंड इंडिया में जितने भी लॉज, ओके, एंड लेजिस्लेशंस पे चेंजेस हो रहे हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज यही मोस्टली करंट अफेयर्स के एंगल होंगे। एंड पॉलिसी नोटिफिकेशंस एंड स्कीम्स, एनवायरमेंट रिलेटेड स्कीम्स। सो दिस वुड बी द मेजर सेक्शंस। रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स या कोई नए आपकी स्कीम इसमें लॉन्च की गई है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर योर एनवायरमेंट, ओके, यू नो अबाउट इट नाउ। अब इसमें आपको चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि इतना भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, राइट। आई मीन यो इट्स टफ, ठीक है, बट ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू, ठीक है, कि कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है एंड किस तरीके की डिटेल्स पे जाना है। कोई भी कंपाइलेशन को बस आंख बंद करके एक स्टोरी की तरह मत पढ़ना एनवायरमेंट में, उससे कुछ हेल्प नहीं होगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा अप्लाइड मैनर में जाके पढ़ना, उसकी एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यूपीएससी हैज़ बीन इन द लेटेस्ट ईयर्स फोकसिंग ऑन एग्जाम्पल्स मोर, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस मोर. So focus on that kind of questions. And if you have any other doubt, please let us know. Okay, we will be happy to help. And yes, so if you're confused about 2026 prelims कि आपका structure कैसा होना चाहिए, कैसा schedule follow करना है, so you can also join our free prelims right mentorship program. Okay, the link would be shared in the comments as well as in the description. Right, thank you, all the best.